हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कौशल सर और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, हमने इससे पहले ऑर्स्टेड का नियम पढ़ लिया है और बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं और उसमें सीखा है कि जो मैग्नेट होता है, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी तार की, सपोज दैट किसी तार की बात करें, अब ये हमारे पास एक विद्युत का तार है, कोई भी, इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है। सीधी बात बोले तो बिजली, बत्ती, लाइट, जो भी आप कहते हैं, करंट। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। तो आपने इससे पहले के जो भी सिद्धांत पढ़े हैं उनमें यह सीखा है कि अगर किसी भी तार में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसी चीज ले जाएं, ऐसी वस्तु ले जाएं जो कि मेटल हो, क्या हो? मेटल बोले तो धातु, क्या हो? धातु हो, तो फिर वो वस्तु उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, उस तार की तरफ क्या हो जाती है? आकर्षित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास वायर है जिसमें 11,000 वोल्टेज की लाइन का, 11,000 वोल्टेज का वोल्टता प्रवाहित हो रहा है। अब अगर इसके पास में अपना हैंड ले जाएंगे तो वो आपको आकर्षित करके चिपका लेगा, ठीक है, आप निपट जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, थोड़ी देर में राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये चीज होती है, यानी कि धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इससे पहले हमने सीखा कि जब क्या प्रवाहित होती है, जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये इससे पहले हमने पढ़ा वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, पढ़ा कि नहीं? वैद्युत धारा पिछला वाला अध्याय था, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें हमने पढ़ा कि जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या लगता है? चुंबकीय क्षेत्र। यही तो बायो-सेवर्ट के नियम में कहा गया था। बायो-सेवर्ट के नियम में कहा गया कि ये आपका आई फ्लो हो रहा है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो कैसे पता लगाते थे? हम कहते थे कि अगर इसमें धारा है तो इसके पास में क्या लगेगा? यानी कि किसी भी चीज में अगर धारा होगी तो वो अपने पास में क्या बनाएगी? यही तो हमने पहले पढ़ा। अब क्या है कि एक बढ़िया वैज्ञानिक थे, नाम था उनका फैराडे। नाम सुनना, फैराडे। फैराडे ने दिमाग लगाया। फैराडे ने कहा कि अगर धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा बननी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये जुट गए खोज करने में, रिसर्च में लग गए और इन्होंने रिसर्च में ये पता लगाया कि ये बात बिल्कुल सही है। और इसी थ्योरी को लेकर के इन्होंने चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन किया। हमने पहले अध्याय में पढ़ा है विद्युतीय फ्लक्स, जिसको प्रदर्शित करते हैं फाई ई से, ठीक है। इसका मतलब क्या था? पहले विद्युतीय फ्लक्स समझ लें। विद्युत फ्लक्स का कहना मतलब यह था कि जैसे मान लीजिए ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी आयताकार प्लेट रख दें और उस आयताकार प्लेट से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी क्या गुजरेंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और हमने विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए जो है बढ़िया से एक गॉस की प्रमेय भी लगाई थी, जिसका मतलब था फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। पढ़े कि नहीं पढ़े ये सब? तो वहां बात चलती थी विद्युत फ्लक्स की, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र होता था। यहां बात चलेगी चुंबकीय फ्लक्स की, क्योंकि यहां चुंबकीय क्षेत्र है। आ रहा है समझ में? तो अब हम विद्युत फ्लक्स थोड़ी ना पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो सबसे पहले फैराडे ने डिफाइन किया किसको? चुंबकीय फ्लक्स को। बात करेंगे कि यह चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, यह होता क्या है? इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई चुंबक को मैग्नेटिक बोलेंगे, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें ये होता क्या है, तो सबसे पहली बात बता दी, प्रदर्शित किससे करेंगे? फाई बी से।
किससे प्रदर्शित करेंगे? देखो फाई से तो फ्लक्स हो गया, और चुंबकीय को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, चुंबक क्षेत्र को। तो ये हो जाएगा फाई बी। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे ये होता क्या है। देखो बात ये है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारा, या ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक आयताकार टुकड़ा रखा हुआ है। ये आयताकार टुकड़ा है, ठीक। इमेजिन करो कि आपके पास यहां पर एक चुंबक का एन ध्रुव है। क्या है? और यहां पर चुंबक का एस ध्रुव है। तो सीधी सी बात है, जो देखो चुंबक का मैटर समझ लो, बल रेखाएं जो होती हैं वो एन से निकलकर एस में समा जाती हैं, एन से निकलकर एस में समा जाती हैं। यही पृथ्वी के साथ होता है। हमने आपको बताया पृथ्वी में 2 पोल होते हैं पिछले चैप्टर में। उत्तरी पोल ऊपर होता है, दक्षिणी पोल यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पर 6 महीना दिन, 6 महीना रात, 6 महीना दिन, 6 महीना रात। ये तो पढ़े हो सब छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पर भी, इसमें पृथ्वी में भी यही होता है। अर्थ में क्या होता है? ये यहाँ से निकलकर यहाँ चली जाती है। कहते हैं कि सूर्य क्या है, अभी तमाम एनर्जी वेस्ट कर रहा है। 5 अरब वर्ष के बाद सूर्य सिर्फ एक लाल गोला रह जाएगा और फिर अचानक से वो फट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पता नहीं कितने सूर्य फटते हैं और उनसे आने वाली हानिकारक किरणों से ये हमको क्या करती हैं? बचाती हैं। पृथ्वी एक चुंबक है, इसलिए उसमें भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जब एपीजे अब्दुल कलाम से उसने एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मांग अपनी ऐसे क्यों निकालते हैं, तो उन्होंने कहा हमारी जो सर है ये हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हम एक फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। जैसे पृथ्वी की रे नहीं, वो क्या बल रेखाएं, हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कर रखा है। बोले कि इससे हमारे दिमाग पे पृथ्वी की बल रेखाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पृथ्वी की बल रेखाएं यूं हैं, वैसे हमारे भी बाल ऐसे हैं, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। साइंटिस्ट का दिमाग अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या समझते थे अभी तक कि एपीजे अब्दुल कलाम तेरे नाम की नकल करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक अलग ही जलवेदार आदमी थे। तो आपने समझा कि एन से निकलकर कहाँ जाती हैं? एस में। और ध्यान रखना, हम एन एस को काट कर कभी डिफरेंट नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, इसको निष्क्रिय कर दें, इसको सक्रिय कर दें, लेकिन काट कर अलग नहीं कर सकते। हम इसको काटेंगे, ये छोटा सा चुंबक होगा, इसमें एन बन जाएगा, इसमें और काटो, फिर एक छोटा सा चुंबक मिलेगा, इसमें भी एन एस हो जाएगा। कितना छोटा काटोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में काट दोगे तब भी एन एस ही रहेगा। आई बात समझ में? तो चुंबक को काटने से उसके एन एस अलग अलग नहीं होते। आपने यहाँ पर सीखा कि हमारे पास यहाँ पर एन ध्रुव था, यहाँ पर एस ध्रुव था। तो सीधी सी बात है, बल रेखाएं इसमें से होकर एस को जाएंगी कि नहीं जाएंगी? एस को जाएंगी तो कुछ बल रेखाएं इस पृष्ठ से भी गुजरेंगी। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, जितनी बल रेखाएं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? बस खत्म। ये दीवार है कमरे की, इसे एन मान लो, ये दीवार को एस मान लो, बीच में लोहे की चादर लगा दो आयताकार, इस दीवार से भेद करके उस दीवार में बल रेखाएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो जितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजर रही होंगी उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया? समझना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करें कि इसको निकालें, तो निकालें कैसे? तो वही फंडा लगाओ कि छोटे से निकालते हैं, फिर समाकलन करके पूरे का निकाल लेते हैं। मतलब हमने मान लिया कुछ देर के लिए इसमें एक छोटा सा भाग है, और उस छोटे से भाग को, एरिया को हम मान लेते हैं डी ए। उस छोटे से भाग को क्या मान लेते हैं? एरिया को डी। माना कि इस छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? डी ए। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ को जानते ही हो, देखो लाइन बनी कि नहीं बनी? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर बी से, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर बी। अब बात करेंगे कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इसका एरिया डी ए। तो फिर बात करेंगे कि एरिया का वेक्टर किधर होगा? एरिया का वेक्टर, क्योंकि हमने आपको बताया है एरिया मीन्स क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशियां वे राशियां होते हैं जिनमें परिमाण बोले तो मान, वैल्यू के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की जरूरत पड़ती है, दिशा भी दिखाना पड़ता है। तो बात करेंगे इसका वेक्टर किधर होता है। तो जैसे मेरे पास ये एक पुस्तक देख रहे हो, है पुस्तक,
इस पुस्तक में ये जो देख रहे हो ये सब एरिया इसका, ये सब क्या है इसका। अब इसके एरिया का दिशा, इसकी क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? क्या इस क्षेत्रफल की दिशा इधर को होगी, नीचे को, ऊपर को, उधर नहीं, बिल्कुल इसके, एक बार बहुत अच्छे समझाया था ना तो याद होगा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो वेक्टर होगा वो सीधे ऊपर की ओर बिल्कुल क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। और डीए वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीए वेक्टर। अब आया समझ में? एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कुछ क्षणों के लिए अगर हम मान लें कि एंगल थीटा बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो फिर अगर हम इसमें से निकालना चाहें तो इसमें जो फ्लक्स होगा, हम अब फ्लक्स किससे निकालने बेटा, हम सिर्फ इस छोटे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे, छोटे भाग की बात हो रही है तो फाई को फाई से नहीं लिखेंगे, डी फाई से लिखेंगे। याद आ रहा ना, सब पुराने समय पे सिखाए हैं। तो डी फाई बी बराबर क्या करते हैं, स्केलर गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्केलर गुणा, मतलब कि वेक्टर डीए और स्केलर गुणे को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी। अब बस यही हो गया फ्लक्स, इस छोटे से गुजरने वाला फ्लक्स। लेकिन हमें तो पूरे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए था, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी, बोलेंगे अब एक काम करो, यहां से थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो तुम। क्या चेंज कर सकते हो, डी फाई बी बराबर हो जाएगा, यहां से वेक्टर्स हटा दो। जब वेक्टर हटाते हैं तो अरे भाई याद है, रटा पड़ा है, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। लेकिन ये सिर्फ इस छोटे से भाग के लिए आया है, हमें तो पूरे से निकालना है। तो हम लिखेंगे अब पूरे पृष्ठ, पूरे पृष्ठ ABCD, ABCD तो नाम है इसका, ABCD से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब इस पूरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो पूरे से गुजरने वाले के लिए हमें करना पड़ता है समाकलन। याद है कि नहीं याद है? तो इसका समाकलन का निशान कैसे लगाते हैं, सांप के आकार, फन फैलाया, ठीक है। बंद तब होता है जब गोला हो, ये बंद नहीं, ठीक है, ये आयत है। तो यहां से क्या करेंगे, डी फाई बी, डी फाई बी, ठीक, बराबर यहां भी समाकलन का निशान लगाएंगे, डी ए और बी कॉस थीटा। यहां बी जो है चुंबकीय क्षेत्र जो कि निश्चित होता है, कॉस थीटा भी हमारा निश्चित होता है। निश्चित चीजों का समाकलन अवकलन नहीं होता, उनको हम बाहर कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इसको बाहर कर देते हैं। कितने को बाहर कर देंगे, बी कॉस थीटा को, सिर्फ किसको बाहर करेंगे, बी कॉस थीटा। इसमें देखो इसकी जगह पे क्या छुपा हुआ है, 1। हम आपको समाकलन सिखा दें थोड़ा। देखो जैसे यहां लिखा है 1, यहां लिखा है dx, ठीक। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 0, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत दिक्कत है किसी इंसान से, सपोज दैट मोदी जी से दिक्कत है, तो आप बोलेंगे मोदी की पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा, खैर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या है कि किसी के ऊपर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसलिए हम जहां पर 1 है दोनों बराबर होते हैं, वहां x की पावर क्या कर देंगे, 0। अब होता क्या है कि समाकलन का नियम होता है कि जब भी समाकलन करेंगे तो उसकी घात में 1 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, और जो घात बनेगी वही बटे में चली आएगी। कहां चली आएगी, तो बढ़िया से क्या करेंगे कि समाकलन कर देंगे और x के 0 में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और बनी क्या 0 + 1, वही चीज बटे में ले आओ। आ गया समझ में? और यहां से फिर देखो क्या निकलेगा, x की पावर 1। अब आप कह रहे होंगे सर जी ये हट गया, जब समाकलन हो जाता है तो ये नाग का फन भी हट जाता है और ये dx भी हट जाता है।
dx फिर ये बताता है कि यहाँ पर जो x लिखा है, d फॉर डिफरेंशिएशन या फिर मान लो इंटीग्रल्स, हाँ dx जो है इंटीग्रल्स का कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये बताता है कि समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, जो इसके बगल में लिखा है x के सापेक्ष। कुल मिला के इतना ना समझो, बस आप समझो कि एक जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा। ठीक है, बायो के स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक जुड़ जाएगा। तो यहाँ से होगा x की घात 1 और बटे में कितना आएगा? 1। लोड लेके मत पढ़ो, आसान है। ये क्या आ जाएगा? x आया। तो हम समझ गए कि यहाँ अगर 1 है और यहाँ क्या है? dx है, तो निकलेगा केवल जो यहाँ पर होता है वो निकल कर आता है। तो अगर हम आपको फंक्शन थोड़ा बदल दें, हमने फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया, समझ लेना अच्छे से। हमने फंक्शन में क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया 1DA। क्या कर दिया? 1DA। तो अब बताइए कि क्या बाहर आएगा? A आएगा। अगर हम कर दें 1DY, बाहर क्या आएगा? अब समझ में आ गया? बड़ा आसान है। हम कर दिए 1DK, तो बाहर क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक, ये होता है समाकलन। अब आगे बात करें तो यहां पर जैसे आप देखें तो यहां से बाहर क्या आएगा? बोलो, यहां से बाहर, यहां से बाहर D हट जाएगा। 1 का कौन बाहर आएगा? 5B। समझ में आ गया? यहां से B cos थीटा को तो हमें बाहर करना है, वो समाकलन नहीं होगा। समाकलन करना है 1DA का, तो सीधी सी बात है क्या बाहर आएगा? A आएगा। यानी 5B बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, BA cos थीटा। और बस यही फार्मूला आ गया, ये पूरे का आ गया। आ गया समझ में? ये आपकी डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन क्या होती है कि किसी, क्या लिखेंगे? किसी, ऐसे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित। क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित। नहीं बेटा, बंद पृष्ठ नहीं बोलेंगे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पेपर में 1 नंबर पक्का। एक डायग्राम ऐसे बनेगा, इस तरीके से इमेजिन करना कि यहाँ पर जो है ये जो बल रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ये जो है बल रेखाएं देख रहे हो, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। फोन निकाल कर लाइट जला दो थोड़ी सी, क्योंकि लाइट चली गई है ना तो दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों ध्यान से कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास पृष्ठ है। ये क्या है? पृष्ठ। और ये जो बल रेखाएं देख पा रहे हो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। किसकी रेखाएं हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इसके वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर की। तो इसका जो वेक्टर होगा वो बिल्कुल इसके लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत। अब ये जो रखा है ये आप कैसे देख पा रहे हैं? इसको आप देखिए, जैसे हमारे पास एक पुस्तक है, सपोज दैट ये हमारे पास एक पुस्तक है, ठीक है। आप इसको, इस पृष्ठ को ऐसे देखेंगे, ऐसे। ये जो पृष्ठ बनाया हमने इसको ऐसे देखिए, ठीक है। मतलब कि बल रेखाएं नीचे से आकर के ऊपर जा रही हैं, ठीक, नीचे से आकर के ऊपर की तरफ निकल रही हैं। और अगर हम बात करें, वो भी बिल्कुल सीधी नहीं जा रही हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ी जा रही हैं। तो अगर हम बात करें इसका वेक्टर, तो मैं बता दूं इसका वेक्टर कहाँ को होगा? ठीक लंबवत होगा कि नहीं होगा? तो अब 90 डिग्री पे होगा। तो यहां से देखो
आराम से देखो, आराम से। यहाँ देखो, ये हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये है वेक्टर ए, डी ए कहो या ए कहो, ये वेक्टर ए है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। समझ में नहीं आया? देखो फिर से समझो। इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो तो मैं समझाता हूं थोड़ा सा, वो डायरी उठाना बेटा जरा, तभी आप समझ पाएंगे। और जब भी आप देखें, हम समझाएं, इधर देखें, कैमरे में मत देखिए, तभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इधर देखो, मेरे पास ये कॉपी है कॉपी। इस पृष्ठ को कॉपी समझो। अगर आप इसे ऐसे समझ पा रहे हैं तो ये गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमने बनाया है ऐसे। आप समझ पाए? इसको ऐसे समझिए। और जो बल रेखाएं हैं वो थोड़ा सा तिरछा प्रवेश कर रही हैं और तिरछा गुजर रही हैं। क्या कर रही हैं? बल रेखाएं तिरछा गुजर रही हैं। जब बल रेखाएं तिरछा जाएंगी तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बिल्कुल क्या है? लंबवत है। तो ये जैसे बल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड वाला। तो ये वाला आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्षेत्रफल वेक्टर को, ब्लैक वाला। तो अब देखिए कितना बहुत कम कोण बन रहा है ना। इस तरीके से होगा कि ये वाला बल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये वाला मार्कर किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस तरीके से। ये लंबवत है बिल्कुल, बल रेखा ऐसे गुजरेगी। तो अब इन दोनों के बीच एंगल देखो, ना तो 90 डिग्री का है, ना तो 45 का है, ना तो 0 का है। मतलब ये कोई कोण बन रहा है, पता नहीं कौन बन रहा है। तो इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे? थीटा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? थीटा वाली कंडीशन। अब सुनो, इसी तरह एक और पृष्ठ रख देते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर बल रेखाएं जो हैं बिल्कुल लंबवत गुजर रही हैं, बिल्कुल बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं। ये बल रेखाएं हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल वेक्टर की, ये वो वाली कंडीशन है, समांतर वाली। तो क्षेत्रफल वेक्टर बिल्कुल ऐसे होगा, इसका ऊपर की ओर ये होगा क्षेत्रफल वेक्टर ए। अब बताओ बी और ए के बीच कोई कोण बनेगा? तो ये कंडीशन है थीटा बराबर 0 डिग्री वाली, ठीक है। तो अब अगर हम एक और कंडीशन बनाएं कि पृष्ठ वैसे ही रखा होगा, बस फर्क ये होगा कि बल रेखाएं अब यहां से जाएंगी, ऐसे इधर गुजरेंगी। ये वेक्टर बी हो गया और क्षेत्रफल वेक्टर सीधे ऊपर की ओर है। भाई पृष्ठ वैसे ही रखा है तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर तो नहीं आ जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। तो चाहे यहां बना दो चाहे वहां बना दो, ऐसे रहेगा ऊपर। देखो यहां ऊपर की ओर है, यहां भी ऊपर की ओर है, तो यहां भी कहां रहेगा? ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं होगा। तो अब इनके बीच कोण देखो कितने का बन रहा है। इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन, यानी यहाँ थीटा बराबर क्या मिलेगा? 90 डिग्री बनेगा। आई बात समझ में? अब मेरी बात समझना अच्छे से कि ये कौन सी कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन। ये कंडीशन तो थीटा वाली, इसे छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को समझो। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो लगेगा, इसको कहते भी वही है, जब वेक्टर ए चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र को लिखते क्या है? वेक्टर बी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी से कितना कोण बना रहा हो? थीटा कोण बना रहा हो।
ये हो गई कौन सी स्थिति? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन कौन सी है? जब वेक्टर ए वेक्टर बी से जब वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? समांतर है। अब यहां बात समझना, यहां वेक्टर ए तो समांतर है, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? समांतर है। किंतु अब ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या ब्रैकेट में लिख लेंगे? बात समझना, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? समांतर, किंतु पृष्ठ लंबवत होगा। वेक्टर समांतर है और पृष्ठ कैसा होगा? समझ लो, ये क्या है? बल चुंबकीय क्षेत्र कहां से घुस रहा है? नीचे से। ये बल रेखा हो गई जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब वेक्टर को ना देखना, किसको देखना है? कॉपी को। कॉपी की ये लंबाई देखो और ये मार्कर देखो। बताओ मार्कर और कॉपी के धरातल के बीच कितने अंश का कोण है? तो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। पृष्ठ क्या है? पृष्ठ तो लंबवत है, लेकिन वेक्टर लंबवत वेक्टर क्या है? क्यों समांतर है? क्योंकि पृष्ठ का वेक्टर हमेशा कैसा रहता है? लंबवत रहता है। ये तो हमेशा लंबवत रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने इस पे चिपका दिया इसको, अब ये आपका क्या है? देखो ये क्षेत्रफल होता है, ये सब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मार्कर का यूज करेंगे जो इसके हमेशा कैसा रहता है? लंबवत रहता है। इसको सीधा करेंगे तो ऊपर की ओर रहेगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, नीचे कर देंगे तो नीचे चला जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसे चला जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा? लंबवत। तो हम जो थीटा लेते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और इस वेक्टर के बीच का लेते हैं। तो अब बताओ, यहां पर ये ले लिया और चुंबकीय क्षेत्र भी बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो अब इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं, तो थीटा तो समान 0 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पृष्ठ की, तो पृष्ठ इस समय चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत। पृष्ठ तो लंबवत है किंतु वेक्टर लंबवत। अब आ गया समझ में? तो जब वेक्टर ए बी के क्या हो? वेक्टर ए तो समांतर है किंतु पृष्ठ क्या होगा? अर्थात पृष्ठ क्या हो? लंबवत हो। बोलो कंडीशन समझ में आई कि नहीं? अब कॉपी पेपर में क्या करता है? ये चीज नहीं बताता, वो बेवकूफ बना देता है। पेपर में बोलेगा कि जब पृष्ठ लंबवत हो तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब बच्चे को क्या लगता है? स्टूडेंट को लगता है कि पृष्ठ कैसा है, तो थीटा कितना मिलेगा? वो 90 ठोक देता है, जबकि लगाना कितना चाहिए, और सब गड़बड़ हो जाती है। माइंड समझ में आया? बहुत सारे टीचर भी यहाँ पर जो है लंबवत देख करके 90 रख देते हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कोण जब नापते हैं तो पृष्ठ से कोण किससे नापते हैं? और वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होते हैं, इसीलिए सब बदल जाता है। अब ये सब कहानी आपको समझाने के लिए हमें और थोड़ी मेहनत करनी होगी, वो हम आपको कल करवाएंगे बढ़िया से, ठीक है? समझा देंगे और अच्छे से, ठीक है? चलिए, अब ये बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और समझा देंगे। अब इसके बाद इधर देखो, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि थीटा बराबर क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। और जब थीटा बराबर 0 डिग्री इसमें रख देंगे, किसमें? फाई बी बराबर क्या होता है? बी ए थीटा होता है, इसकी जगह क्या रख दो? 0, और कॉस 0 की वैल्यू, तो फाई बी बराबर क्या मिल जाएगा? केवल क्या मिल जाएगा? बी। अब इधर देखो, इधर कंडीशन क्या लगेगी? जब वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो? लंबवत हो। अच्छा, जब वेक्टर लंबवत होगा तो पृष्ठ पृष्ठ क्या हो? समांतर हो। तब थीटा बराबर क्या मिलेगा? 90 डिग्री। और थीटा बराबर समांतर की कंडीशन में 90 डिग्री, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा फाई बी बराबर बी ए कॉस 0 90,
और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो भाई सबका गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? अब ये कंडीशन देख लो, क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमने आपको दिखा दी, ये कंडीशन दिखाई नहीं। जब ए और बी क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो और पृष्ठ क्या हो? समांतर। अब जैसे कि मान लो कि बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं, ठीक है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है ब्लैक वाला मार्कर, ब्लैक मार्कर आपका प्रदर्शित कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? हमने क्या बताया था कि ये इसका क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर। क्या होगा? इसको हम ऐसे कर देंगे तो वेक्टर ऐसे आ जाएगा। वेक्टर ऐसे है और जैसे वेक्टर है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो ये तो लंबवत नहीं, ये कौन सी स्थिति हो गई? समांतर वाली स्थिति हो गई। हमको कौन सी स्थिति दिखानी है? लंबवत वाली स्थिति दिखानी है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐसे। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। बल रेखाएं जो गुजरेंगी वो कैसे गुजरेंगी? इस साइड से। बल रेखाओं की दिशा अब इस कॉपी को दिखा रहा है रेड वाला मार्कर। बल रेखाओं की ये दिशा हो गई और नॉर्मल वेक्टर की तो ये दिशा होगी नहीं। नॉर्मल वेक्टर एकदम ऊपर की ओर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बताओ इनके बीच में एंगल। अरे भाई इसमें हंसने वाली बात क्या है? पागल। अबे गधे हो का, ऐसी बात नहीं करते। चलो देखो, तो गलत वैसे नहीं कहा था, मार्कर खड़ा कहा है। चुप, इधर देखो, बात नहीं करते। सब लोग मजाक न किया करो, बातें किया, मतलब पढ़ाई किया करो। देखो तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री है। जब अब लेकिन 90 डिग्री कब है? देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है पृष्ठ। चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ के बीच कितने का कोण है? पृष्ठ के बीच बता रहा हूं, कोई कोण नहीं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है। देखो लिखा है पृष्ठ क्या हो? पृष्ठ तो समांतर है लेकिन वेक्टर समांतर नहीं है। वेक्टर क्या है? अब थीटा कितना लिया जाएगा? तो फिर क्या आ जाएगा? 0। अब एक सेंस भी लगा सकते हो तुम कि अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ज्यादा बल रेखाएं टकराएंगी, तो ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी इसमें से, तो चुंबकीय फ्लक्स आएगा। अब ऐसे रख दिया तो बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी ही नहीं। ठीक, निकल जाएंगी। तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र होगा? चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स कहते किसको है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को। इसमें से तो गुजर रही, लेकिन इसमें से कोई संख्या नहीं जाएगी, इसलिए 0 हो जाता है। तो ये कंडीशन है तीनों। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया? अब चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय फ्लक्स से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इसमें विमा से रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर मात्रक से रिलेटेड आ जाएगा। तो मात्रक और विमा की डिस्कशन हम यहां पर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी आप इतना क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक, देखो इसके बाद में हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। बार बार चुंबकीय क्षेत्र, देखो आवाज नहीं करेंगे, बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की। देखो अगर बात करें इसके फ्लक्स के मात्रक की तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है? BA। सूत्र क्या होता है इसका? BA। तो पहले लिखेंगे B का मात्रक और गुणे में लिखेंगे A का मात्रक। मात्रक आसानी से निकल आएगा। देखो B का मात्रक आप जानते हैं, B का मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये जो मात्रक होता है ये किसका होता है? ये होता है B का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। अब बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर से नापते हैं, गुणे चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं। तो मीटर से मीटर का गुणा होगा तो मीटर, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो मात्रक आएगा वो आएगा न्यूटन
मीटर बचा और बटे में क्या बचा, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। और शॉर्टकट में एसआई पद्धति में इसको कहा जाता है वेबर। इसी को क्या कहा जाता है, वेबर कहा जाता है। जबकि सीजीएस पद्धति की अगर हम बात करें, सीजीएस पद्धति, तो ध्यान रखिएगा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए इसका मात्रक है वेबर। बट अगर छोटी राशि में बात, छोटी पद्धति में बात करें तो इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या मात्रक होता है, मैक्सवेल, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में मात्रक, और इसको बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें विमी सूत्र की, बिल्कुल निकाल लेंगे आराम से। देखो न्यूटन की होती है MLT -2, याद है, इसकी होती है L, ये हो गया क्षेत्रफल, एम्पियर है ये, क्या है, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर की हो जाएगी A, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी ML, L की नहीं 2 हो जाएगी, T -2 A -1। बोलो विमा समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो डायमेंशन भी लिख लो और यूनिट भी लिख लो। यूनिट होती है न्यूटन मीटर प्रति